नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारा चैनल पे। और चैनल पे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी क्लास चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी। तो हम इंडियन पॉलिटी भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अमेंडिंग एक्ट जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 1886 और 1786 और उसके बाद 1793 डिस्कशन किए थे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो 1793 में जो चार्टर एक्ट बना था, उसके बाद डिस्कशन हुआ था कि 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। तो 20 साल एक्सटेंड किया गया था उस टाइम, और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वो लेके आए थे। तो उसका बैकग्राउंड ये होता है कि 20 ईयर एक्सटेंड होता है चार्टर एक्ट 1793, 20 ईयर्स के बाद होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और इसमें कुछ बहुत सारे ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स को इंक्लूड किया जाता है वहाँ पे, इसलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम के लिए आता है। ओनली वो लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में और भी कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा और भी ट्रेड के लिए वहाँ से आए थे मर्चेंट्स, तो वो अलाउ किया गया था। और वहाँ पे एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, जो पार्शियल ट्रेड मोनोपोली, वो एंड हुआ था, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना। टी और ट्रेड विथ चाइना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत तब भी मोनोपोली था वो, बट बाकी सब ट्रेड मोनोपोली नहीं था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसलिए चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। उसके बाद रिलीजियस एक्टिविटीज़ आता है, और रिलीजियस एक्टिविटी में फर्स्ट टाइम के लिए इट ग्रांटेड परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरी to come to India and engage in religious activity। तो फर्स्ट टाइम के लिए जो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाता है, और जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं उनको इंडिया में आके क्रिश्चियन मिशनरी जो उनका एक्टिविटी हो जाता है। और लोकल गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है उस टाइम चार्टर एक्ट 1813 में। It empowered the local government to tax people, including punishing people in case of non-payment of tax। उसके बाद इम्पोर्टेंट बन जाता है एजुकेशन। 1 लाख के लिए 1 लाख जो ग्रांट करता है एजुकेशन ऑफ द इंडियंस के लिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्स्ट टाइम के लिए। जो इंग्लिश ओरिएंट होता है उसके लिए एजुकेशन में 1 लाख फर्स्ट टाइम के लिए ग्रांट होता है चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, द एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर एक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। 1813 के बाद इसके बाद 1833 आता है, तो 20 ईयर के लिए फिर एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ द एक्ट हम देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इसमें ईस्ट इंडिया बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। द एक्ट प्रोवाइडेड द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। उनका डेजिग्नेशन फिर चेंज हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑल फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पावर्स वर सेंट्रलाइज in the hands of the Governor General in Council. Lord William Bentinck became the first Governor General of British India। तो हम देखे थे कि 1757 में लॉर्ड क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ 1773, उसमें वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे। गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो चार्टर एक्ट 1786 हुआ था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जाता वो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था। और
बंगाल से दिल्ली जब ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल, तो उसके बाद 1833 चार्टर एक्ट में फर्स्ट टाइम के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हो गया था उस टाइम। तो उसी का एक नया पोस्ट मिला, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन होता है, जो सेंटर पे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया होते हैं, और बाकी सब जितने भी प्रिंसली स्टेट होता है वहाँ का रूल्स दिया जाता है, और वो क्लासिफाई किया जाता है रूल्स को, और ये सेंट्रलाइजेशन होता है उसी टाइम। और फर्स्ट टाइम के लिए लॉ कमीशन एस्टेब्लिश होता है जो चार्टर एक्ट 1833 में। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन लॉ कमीशन फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। लॉर्ड मैकॉले, ये इम्पोर्टेंट होता है, लॉर्ड मैकॉले वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। जो फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में, तो फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन बने थे लॉर्ड मैकॉले। और रेसिडेंट राइट्स, इट अलाउज द ब्रिटिश टू फ्रीली सेटल इंडिया। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को विदाउट वीज़ा के फ्रीली अलाउ था सेटल होने के लिए। और वहाँ पे एक कंपटीशन, ओपन कंपटीशन का अलाउ किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, बट कुछ अपोजिशन का डिस्प्यूट की वजह से इंडियंस को, ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इंडियन को अलाउ नहीं किया गया था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 का कुछ सिग्निफिकेंट कुछ डिस्कशन किए। उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ द एक्ट ये था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रीच इट्स जेनिथ आफ्टर द 11th ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो कि पढ़े कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया हुआ था। ईस्ट इंडिया वाज मेड ट्रस्टी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रस्ट करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। इंडियाज़ फर्स्ट लॉ कमीशन, यहाँ पे हम डिस्कशन किए थे, इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूशन विच रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन पेनल कोड। और इंडियन पेनल कोड भी ड्राफ्ट किया गया था 1833 चार्टर एक्ट के तहत, विच वॉज एनेक्टेड लेटर इन 86। फिर बाद में एनेक्टेड हुआ था 1860 में। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।